हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में नियोलिथिक और चाल्कोलिथिक एज के बारे में डिस्कस करेंगे। कल के लेक्चर में हमने पेलियोलिथिक और मेसोलिथिक के बारे में देखा था, तो आज हम नियोलिथिक और चाल्कोलिथिक के साथ आगे कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले नियोलिथिक के बारे में। जो नियोलिथिक एज है, ये कहाँ से स्टार्ट की जाती है? ये है 6000 BCE से लेकर के 1000 BCE तक। ये जो है वो हमारी नियोलिथिक एज है। अब हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो हैं हमारे, वो एक बार डिस्कस करेंगे कि नियोलिथिक पीरियड में हमने क्या क्या देखना है। नियोलिथिक पीरियड, तो यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर जो था वो स्टार्ट हो चुका था, मतलब बिगनिंग हो चुकी थी यहाँ पे। बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर जो था वो यहाँ पे आ चुका था। जो ह्यूमन बीइंग था उसने यहाँ पे फूड को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया था। अगर एग्रीकल्चर था तो फिर वो फूड को प्रोड्यूस कर रहा था। मीन्स जो मैन था उसने स्टार्ट कर दिया था, स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग फूड and shifted to a प्रोडक्शन इकोनॉमी। अब इसका मतलब क्या है? प्रोडक्शन इकोनॉमी का मतलब है कि उसने ये चीज़ें जो थी वो एग्रीकल्चर बेसिस के ऊपर चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहा था। प्रोड्यूस करके उन्हें आगे अपनी लाइवलीहुड के लिए आगे बेच रहा था। उसने अपनी इकोनॉमी के लिए उसे यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। और उसने यहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड टूल्स का यूज़ किया। यहाँ पे ये इसने स्टार्ट किए थे बनाने, स्टार्टेड मेकिंग स्पेशलाइज्ड टूल्स। यहाँ पे स्पेशलाइज्ड जो टूल्स थे वो आ चुके थे। ठीक है, अगर स्पेशलाइज्ड टूल होंगे तभी वो एग्रीकल्चर को कर पाएगा, तभी वो कल्टीवेशन करेगा, तभी वो क्रॉप्स को ग्रो कर पाएगा। तो ये सब चीज़ों के लिए उसे एक स्पेशलाइज्ड टूल्स जो थे वो चाहिए थे। और ये जो स्पेशलाइज्ड टूल थे ये पॉलिश्ड टूल्स भी थे। अब इसे समझ में आ गया था कि भी चीज़ों को चमकाना भी ज़रूरी हो चुका है, तो ये चीज़ों को उतना पॉलिश करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे टूल्स और इम्प्लीमेंट्स जो थे ये यहाँ पे पॉलिश्ड यूज़ कर रहा था। इम्प्लीमेंट्स जो थे यहाँ पे पॉलिश्ड स्टोन से बने हुए थे। ये जो पॉलिश्ड स्टोन था उससे ये सब चीज़ें बना रहा था। ठीक है, अब इसका हमें जो है वो एविडेंसेस मिलते हैं नियोलिथिक के जो एविडेंसेस हैं वो एक जगह से नहीं मिल रहे। नियोलिथिक का जो पीरियड है वो एक ही जगह से नहीं मिल रहा था कि भी सबसे पहले जो था वो पेलियोलिथिक आया, फिर पेलियोलिथिक जाएगा तभी मीजियोलिथिक आएगा, या मीजियोलिथिक जाएगा तब नियोलिथिक आएगा। ऐसा नहीं था। डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट नियोलिथिक पीरियड की डेवलपमेंट हो रही थी। ये जो था, ये नियोलिथिक कल्चर जो था, ये जो फ्लरिश किया था, ये जब फ्लरिश करेगा तो ये डिफरेंट एरियाज इंडिया के फ्लरिश्ड इन डिफरेंट एरियाज। ये इंडिया के अलग अलग जगहों पर फ्लरिश करेगा और अलग अलग टाइम पीरियड्स के दौरान ये करेगा। ये एक ही बार में नहीं आएगा। नॉर्थ इंडिया में लेट आएगा या कैसे आएगा ये हम आगे बाद डिस्कस करेंगे। तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग ग्रो करेगा। और यहाँ पे अभी आपके साथ मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि भी ये इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में स्पेशली, यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँ नॉर्दर्न इंडिया में जो है वो नियोलिथिक पीरियड कब फ्लोरिश किया था। ये 8000 से लेके 6000 BCE तक ये नियोलिथिक एरा आ चुका था। नॉर्थ इंडिया में यहाँ आया। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे 8000 से स्टार्ट हुआ, 6000 के बीच में यहाँ तक फ्लोरिश किया। और अभी ये बात थी हमारे नॉर्थ इंडिया की। अब हम बात करेंगे साउथ इंडिया की।
सदर्न इंडिया में ये कौन से टाइम पर फ्लोरिश किया था? ये फ्लोरिश किया था लेट 1000 BCE। 1000 BCE के मिड में या उसके लेट में ये चीज़ फ्लोरिश की थी। ठीक है, ये इंडिया, साउथ इंडिया में बाद में आया, सबसे पहले ये नॉर्थ इंडिया में आया था। तो ये थे नियोलिथिक पीरियड के कुछ फीचर्स। और यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं, क्योंकि यहाँ पे जो नियोलिथिक था, यहाँ पे इसने ह्यूमन बीइंग ने अपनी एक सोसाइटी जो थी वो इस्टेब्लिश करनी स्टार्ट कर दी थी। सोशियो इकोनॉमिक लाइफ यहाँ पे इसकी स्टार्ट हो चुकी थी। यहाँ पे मैन की सोशियो इकोनॉमिक लाइफस्टाइल जो था वो ये यहाँ पे स्टार्ट कर चुका था। तो अब हम इसके सोशियो इकोनॉमिक लाइफस्टाइल को ही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे नियोलिथिक पीरियड में हमने देखना है कि ये सोशियो इकोनॉमिक लाइफस्टाइल जो है वो कैसा है नियोलिथिक मैन का। अभी ये जो है ये कैसा होगा, यहाँ का जो रहने वाला इंसान था वो कैसा होगा। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि भी उसने फूड प्रोड्यूसिंग स्टार्ट की थी। फूड प्रोड्यूसिंग जो थी वो यहाँ पे स्टार्ट कर दी थी। फूड प्रोड्यूसिंग स्टेज को देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है फूड प्रोड्यूसिंग स्टेज। ये जो था वो अर्लीस्ट फार्मर था और यहाँ पर इसने एग्रीकल्चर को बिगिन कर दिया था। यहाँ पे एग्रीकल्चर स्टार्ट हो चुका था। प्लस यहाँ पर डोमेस्टिकेशन जो थी वो भी हो रही थी। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स इसने स्टार्ट कर दिया था, ये भी था। और यहाँ पर ये टूल्स जो था वो यूज़ कर रहा था। टूल्स जो थे वो कैसे थे, यहाँ पे जो ये टूल्स यूज़ करता था वो कैसे थे, वो थे शार्प प्लस पॉलिश्ड। ये जो टूल्स थे वो पॉलिश्ड थे और शार्प थे। और ये किसके लिए यूज़ हो रहे थे, ये कल्टीवेशन के लिए यूज़ हो रहे थे, ताकि ये सॉइल को कल्टीवेट कर सके, इसीलिए उसके लिए ये टूल्स को यूज़ कर रहा था। और किसके लिए यूज़ कर रहा था ये, यहाँ पे फूड की प्रोड्यूसिंग स्टार्ट थी, तो हम यहाँ पे देखेंगे इसने फ्रूट्स एंड क्रॉप्स को ग्रो फ्रूट्स एंड क्रॉप्स। तो यहाँ पे इसने फ्रूट्स और क्रॉप्स को ग्रो किया था। स्पेशली यहाँ पे मेंशन करूँगी यहाँ पे कि रागी और हॉर्स ग्राम जो है वो यहाँ पे इसने ग्रो किए थे। हॉर्स ग्राम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसे एक बार मेमोराइज कर लेना, क्योंकि कई बार क्या है भी वो अलग अलग तरह के जो है क्रॉप्स के नाम दे करके आपको क्वेश्चन जो है वो कंफ्यूज करने की कोशिश कर सकता है। क्योंकि अब फैक्चुअल भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए। फैक्चुअल और डायनामिक अप्रोच रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो फैक्चुअल चीज़ों को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, ये आपका बेस है और बेस से भी वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहा है। आप चाहो तो 24 और 25 दोनों के एग्ज़ाम्स को एनालिसिस करके देख सकते हो कि भी उसने फैक्चुअल चीज़ों के ऊपर कितने ज़्यादा क्वेश्चंस जो थे वो डाले थे। तो यहाँ पे रागी और हॉर्स ग्राम जो है ये नियोलिथिक मैन ने ग्रो करने थे वो स्टार्ट किए थे। ठीक है, और यहाँ पे इसने डोमेस्टिकेशन, मैंने बोला डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हो चुका था। स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग स्टार्ट किया था एनिमल्स का, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो यहाँ पे एनिमल्स को भी हम देखेंगे कौन कौन से एनिमल्स थे। वो थे कैटल, शीप, गॉट। इन तीनों को इसने डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये था हमारा सबसे पहला पॉइंट, फूड प्रोड्यूसिंग स्टेज। उसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ पे इसने
इनोवेशन जो है टेक्नोलॉजी में वो कौन कौन सी लेकर के आया। यहाँ पे टेक्नोलॉजी की इनोवेशन स्टार्ट हुई थी, ठीक है। टूल्स में एडवांसमेंट आया था, जो वो टूल्स यूज़ कर रहा था तो उसमें एडवांसमेंट आया था, उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे समय आगे बीतता जाता है टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आती रहती है, तो यहाँ पे भी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आई, इनोवेशन हुआ, किस में, इन टेक्नोलॉजी। यहाँ की टेक्नोलॉजी में इनोवेशन हुआ। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इंटरनेट आया था, यहाँ पे इसने टूल्स में इनोवेशन किया था, हम उसकी बात कर रहे हैं, ना कि यहाँ पे इंटरनेट का यूज़ हुआ था। यहाँ पे इसने सेल्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया था, यहाँ पे इसने सेल्स का यूज़ किया, सेल्स का यूज़ किया। किसके लिए यूज़ किया था, ये एक हैंड एक्सिस के जो है बिल्कुल सिमिलर होता है, हैंड एक्सिस की तरह भी सिमिलर हो सकता है, ये प्लो की तरह भी सिमिलर हो सकता है, क्योंकि इसके एविडेंसेस हमें मिले हैं नियोलिथिक एरा में, जो है तमिलनाडु में जो है, वहाँ पे हमें इसके जो है वो थोड़े से इसकी डिस्कवरी हुई थी, जहाँ पे इसके बारे में बताया गया था कि ये जो सेल्स हैं ये तो प्लो या एक्स के बिल्कुल सिमिलर हैं, और ये डोलरेट जो स्टोन है उसके बने हुए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसने सेल्स को इम्पोर्टेंस दिया, सेल्स इम्पोर्टेंट थे, किसके लिए इम्पोर्टेंट थे ये, फॉर हैंड एक्सिस, हैंड एक्सिस, ये इसके लिए इम्पोर्टेंट थे। इसने यहाँ पे और क्या किया था, बोन ऑब्जेक्ट्स का यूज़ भी किया था। बोन ऑब्जेक्ट्स में ये किस किस चीज़ों का यूज़ कर रहा था, यहाँ पे ये नीडल्स का यूज़ कर रहा था, नीडल्स का, स्क्रैपर्स का, बोरर्स का यूज़ कर रहा था, बोरर्स जो थे उनका यूज़ कर रहा था। और सबसे इंटरेस्टिंगली यहाँ पे एरो हेड्स जो थे वो भी यहाँ पे हमें देखने को मिले, एरो हेड्स देखने को मिले, पेंडेंट्स देखने को मिले, पेंडेंट के साथ साथ यहाँ पे बैंगल्स जो थे वो भी यहाँ पे देखने को मिली, और साथ में यहाँ पे इयररिंग्स जो थे वो भी यहाँ पे हमें देखने को मिले। यानी यहाँ से हमें पता चल रहा है कि वहाँ पे ऑर्नामेंट्स भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे थे। तो नियोलिथिक में ऑर्नामेंट्स भी थे और साथ के साथ यहाँ पे बोन ऑब्जेक्ट्स भी थे। तो यहाँ पे टूल्स जो थे वो कैसे थे, हमारे पास टूल्स जो थे वो थे पॉलिश्ड, वो थे पॉलिश्ड स्टोन के बने हुए थे, पॉलिश्ड स्टोन्स, एंड माइक्रोलिथ ब्लेड्स थे, माइक्रोलिथ ब्लेड्स थे, ठीक है। ये यहाँ पे यूज़ हो रहे थे। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल मेंशन करना चाहूँगी, एक एग्जाम्पल यहाँ पे आप मेंशन कर लीजिएगा, नियोलिथिक एरा का एग्जाम्पल है, नियोलिथिक एरा सेल्ट, जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी, सेल्ट, वो यहाँ पे हमें देखने को मिला था, कहाँ, तमिलनाडु में इसके जो है वो डिस्कवरी हुई थी। तमिलनाडु के कौन सी जगह पे, पोथीनाथम विलेज में, पोथीनाथम विलेज में सेल्स का डिस्कवरी हुई थी। यहाँ पे जो है वो सेल्स यूज़ किए जाते थे, वो सेल्स जो थे वो किस तरह यूज़ किए जाते थे, एज आइदर अ प्लो, या तो वो प्लो की फॉर्म में यूज़ किए जाते थे या वो एक एक्स की फॉर्म में यूज़ किए जाते थे। ये जो सेल थे वो किसके बने हुए होते थे, डोलरेट स्टोन की। ये एक स्टोन की टाइप है, जैसे हमने कल क्वार्ट्जाइट पढ़ा था, वैसे ही ये भी एक टाइप है स्टोन की जिससे सेल्ट जो है वो बनाया जाता था। तो ये थे हमारे पास इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी। अब हम बात करेंगे यहाँ पे पोट्री कैसी थी, पोट्री ऑफ
नियोलिथिक जो एरा है उसकी पोट्री कैसी थी। अभी हमारे पास थर्ड पॉइंट जो है वो है पोट्री ऑफ नियोलिथिक एरा। यहाँ की पोट्री को भी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ पे सोशियो और इकोनॉमिक लाइफस्टाइल जो थी ह्यूमन की वो स्टार्ट हो चुकी थी, तो यहाँ पे पोट्री भी आ गई थी। जो पोट्री थी वो यहाँ पे हैंडमेड थी, हैंडमेड पोट्री थी और कैसी थी, ब्लैक फर्निश्ड, ब्लैक बर्निश्ड वेयर, ब्लैक बर्निश्ड वेयर थी और ग्रेवेयर थी, ग्रेवेयर थी और मैट इम्प्रेस्ड, मैट इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड वेयर थे। मतलब यहाँ पर पोट्री जो थी वो ब्लैक बर्निश्ड थी, ग्रेवेयर थी, मैट इम्प्रेस्ड थी। तो ये थी हमारे यहाँ पे नियोलिथिक एरा की पोट्री। अभी हम इसके बाद डिस्कस करेंगे हमारा सेटलमेंट कैसा था। नियोलिथिक जो है एरा में हमारी जो सेटलमेंट थी वो कैसी थी। सेटलमेंट इन नियोलिथिक एरा, सेटलमेंट देखेंगे। सेटलमेंट में क्या था, सेल्फ सफिशिएंट विलेज कम्युनिटीज थी। सेल्फ सफिशिएंट मतलब सिडेंट्री लाइफस्टाइल था इनका। इनका लाइफस्टाइल कैसा था, सिडेंट्री था। ये अभी जो थे वो परमानेंट की तरफ, सेटलमेंट की तरफ जो थे वो जा रहे थे। परमानेंट सेटलमेंट्स जो थे ये करना स्टार्ट इन्होंने कर दिया था। यहाँ पे था सिडेंट्री सेटलमेंट्स थी। जो हाउसेस थे वो हाउसेस जो थे वो या तो सर्कुलर थे और यहाँ पे हाउसेस क्या थे, या तो रेक्टेंगुलर थे, रेक्टेंगुलर थे। हाउसेस या तो सर्कुलर थे या तो रेक्टेंगुलर थे। और यहाँ पे इन्हें बोट्स भी बनानी आती थी। इन्हें पता था हाउ टू मेक बोट्स, बोट्स का भी पता था। ये स्पिन भी करते थे, मतलब कि जो कॉटन था उसकी स्पिनिंग भी आती थी इनको, वूल की स्पिनिंग भी आती थी और वीविंग भी आती थी। एंड नो अबाउट वीविंग ऑफ क्लोथ्स, इन्हें वीविंग भी आती थी। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, जैसे कि एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पे मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है ये हमारा नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट के रीजन में है मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ में है, यहाँ के सेटलमेंट कैसी थी वो हम देखेंगे। यहाँ पे प्रोड्यूस क्या क्या हो रहा था, ये इसकी एक बेस्ट एग्जांपल होगी। यहाँ पे जो प्रोडक्शन थी वो किसकी थी, यहाँ पे जो प्रोड्यूस था वो था वीट का। यहाँ पे ये लोग वीट ग्रो कर रहे थे, प्रोड्यूस कर रहे थे वीट, बार्ले एंड कॉटन। इन तीनों को ये यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे थे। और जो हाउसेस थे वो हाउसेस कैसे बने हुए थे, हाउसेस जो थे यहाँ पे वो मड ब्रिक थे। हाउसेस जो थे वो मड ब्रिक थे, मड ब्रिक हाउसेस थे। ये लोग यहाँ पे पिट ड्वेलिंग एंड डबल बरियल सिस्टम को फॉलो अप करते थे। डबल बरियल सिस्टम को फॉलो कर रहे थे। पिट ड्वेलिंग का मतलब होता है कि भी एक गड्ढा खोद के उसके अंदर रेजिडेंशियल चीज़ों को रखना और वहाँ पे
रहना, ताकि वो जो कोल्ड क्लाइमेट है उससे आपको प्रोटेक्ट कर सके। अगर सिंपल शब्दों में इसे समझाऊं तो फिर ये होता है, जैसे आज के टाइम पे हम लोग बेसमेंट्स बना रहे हैं, वैसे ही ये लोग भी एक तरह से बेसमेंट्स ही बना रहे थे, ताकि जो कोल्ड वेदर कंडीशंस हैं उनसे बचा जा सके। तो ये होती है हमारे पास पिट ड्वेलिंग। और यहाँ पे जो है वो लेबर का डिवीजन भी होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर बेस्ड ऑन किसी भी जेंडर के बेसिस के ऊपर या किसी की एज के बेसिस के ऊपर यहाँ पे डिवीजन होना स्टार्ट हो गया था लेबर का, कि एज और जेंडर के बेसिस के ऊपर यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर स्टार्ट हो चुका था। यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंगली विमेन जो थी वो डोमिनेंट थी, यहाँ पे विमेन डोमिनेंट थी, यहाँ पे विमेन डोमिनेंट थी, मतलब यहाँ पर मैट्रियार्कल सोसाइटी थी। यहाँ की जो सोसाइटी थी वो मैट्रियार्कल थी। मैट्रियार्कल सोसाइटी जो थी वो यहाँ पर देखने को मिली। तो यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग तो यही है कि यहाँ पर एक विमेन जो है वो विमेंस की डोमिनेंसी थी, मैट्रियार्कल सोसाइटी थी। थोड़ा सा सुनने में अजीब ज़रूर लगेगा, क्योंकि आज के टाइम में अगर हम देखें तो फिर कई जगहों पर हमें पैट्रियार्कल सोसाइटी ही देखने को मिलती है। फिर भी हम ये चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि कहीं पर मैट्रियार्कल सोसाइटी भी हो सकती है। तो ये मैट्रियार्कल सोसाइटी नियोलिथिक एरा में मेहरगढ़ जो एरिया था वहाँ पर देखने को मिली थी। तो ये थे हमारे जो सोशो इकोनॉमिक लाइफस्टाइल जो था नियोलिथिक मैन का, ये हमने सारा डिस्कस कर लिया है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे अगर डिस्कस करेंगे वो है नियोलिथिक सेटलमेंट्स के बारे में। नियोलिथिक जो कल्चरल्स थे, जो उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे नियोलिथिक रिलीजियस कल्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये होते हैं नियोलिथिक रीजनल कल्चर्स। तो सबसे पहले हम नियोलिथिक कल्चर देखेंगे। नियोलिथिक कल्चर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का, यहाँ पर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो है हमें वो मेहरगढ़ की साइड जो है वो यहाँ पे डोमिनेट कर दिखती हुई दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो नियोलिथिक एरा जो ग्रो किया था वो मेहरगढ़ के जो रीजन है वहाँ पे हमें ग्रोथ करने देखने को मिला था। यहाँ पे साइड की एग्जाम्पल आएगी मेहरगढ़। मेहरगढ़ में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको मेहरगढ़ के बारे में बताया कि यहाँ पे जो है वो पिट ड्वेलिंग करके लोग रह रहे थे। यहाँ पे जो है ये लार्जेस्ट नियोलिथिक सेटलमेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा, ये लार्जेस्ट नियोलिथिक सेटलमेंट है। ये लार्जेस्ट नियोलिथिक सेटलमेंट है। यहाँ पे जो है सन ड्राइड ब्रिक्स जो थी उनका यूज़ करके हाउसेस को बिल्ड किया जाता था। यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया कि भी जो क्रॉप्स थे वो थी वीट, बार्ले और कॉटन, इनको ग्रो किया जाता था। यहाँ पे जो क्रॉप्स ग्रो की जाती थी उनके नाम है वीट, बार्ले एंड कॉटन, इनका ग्रो किया जाता था। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे हमें जो देखने को मिली थी वो थी यहाँ पे डेंटिस्ट्री। डेंटिस्ट्री यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है। डेंटिस्ट्री जो है वो यहाँ पे देखने को मिली थी, और साथ में यहाँ पे हमें प्रोटो डेंटिस्ट्री भी देखने को मिली थी। प्रोटो
डेंटिस्ट्री वो देखने को मिली थी। ये चीज़ आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, इसीलिए ये मैंने यहाँ पे आपको मेंशन करके बताई है कि डेंटिस्ट्री जो थी वो वहाँ पे इम्पॉर्टेंट थी। डेंटिस्ट्री जो है वो वहाँ पे हमें देखने को मिलती है, जैसे कि वहाँ पे एक ह्यूमन था जिसके जब उसका बरियल निकाला गया था तब उसके जो मोलर टीथ थे उसके अंदर ड्रिलिंग की गई थी, तो उसे डेंटिस्ट्री कहते हैं। तो ये जो था ये हमें यहाँ पे देखने को मिला। सीरियल्स जो थे ये वो यहाँ पे प्रोड्यूस किए जाते थे और स्टोर किए जाते थे ग्रेनरीज में। यहाँ पे मड ब्रिक्स के यूज़ किया जाता था फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, जैसे मैंने लास्ट में भी बताया था आपको। और यहाँ पे एनिमल की बोन्स भी बहुत सारी देखने को मिली हैं, एनिमल बोन्स भी देखने को मिली हैं यहाँ पे। और क्या हमें देखने को मिला है, एनिमल बोन्स। कौन कौन से एनिमल्स की बोन्स यहाँ पे देखने को मिली है, एक तो वाइल्ड एनिमल्स की, एक यहाँ पे डियर की, एक पिग, और बहुत सारी यहाँ पे शीप्स की देखने को मिली हैं, मोर शीप्स, गोट जो थी यहाँ पे हमें देखने को मिली है। और यहाँ पे कैटल की बोन्स भी देखने को मिली थी। यहाँ पे बरियल्स जो थे वो भी मिले हैं जिनके साथ ग्रेव गुड्स भी रखे जाते थे। यहाँ पे बरियल्स मिले हैं, बरियल्स वर फाउंड जिनके साथ ग्रेव गुड्स जो हैं वो रखे जाते थे। ये क्यों रखे जाते थे साथ में इसके, अगर कोई इंसान मर जाता था तो फिर उसके साथ में उसके लिए खाना, उसके लिए अलग अलग चीज़ें जो थी जो उसकी डेली रूटीन में काम आती थी वो जो थी वो चीज़ें वो साथ में दी जाती थी। वो क्यों दी जाती थी, क्योंकि ये लोग बिलीव करते थे, दे बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ। ये बिलीव करते थे, लाइफ आफ्टर डेथ में ये लोग बिलीव करते थे। तो ये था हमारा नियोलिथिक कल्चर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास मेहरगढ़। अब आता है हमारे पास नियोलिथिक कल्चर ऑफ कश्मीर। अभी नियोलिथिक कल्चर को डिस्कस करेंगे, कौन से, ऑफ कश्मीर में अगर हम देखें तो फिर यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगी दो साइट्स, एक तो बुरज़ाहोम और दूसरी गुफ कराल, जिनके बारे में यूपीएससी ने मेंस में कई बार क्वेश्चन पूछा है। तो ये कश्मीर में है, तो इनको अच्छे से करके जाना, ये यूपीएससी के फेवरेट पार्ट में से आती है, मैपिंग के पार्ट में से, तो ये कई बार वो पूछ लेता है। तो ये नियोलिथिक रीजनल कल्चर्स हैं, यहाँ से भी मेंस में पूछता है, जिनका ऑप्शनल है उन्हें ये अच्छे से डिटेलिंग में पढ़ के जाना है। तो ये है हमारा नियोलिथिक कल्चर ऑफ कश्मीर, जिसमें हम बात करेंगे बुरज़ाहोम प्लस गुफ कराल। ये जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, जो गुफ कराल एरिया है वो श्रीनगर जो है उसके पास में है, और बुरज़ाहोम में 2700 BCE में नियोलिथिक कल्चर जो है वो फ्लोरिश किया था। बुरज़ाहोम में ये जो है हमारे पास ये लेक के साइड के ऊपर पिट ड्वेलिंग के यूज़ करके वो जो मैन था, नियोलिथिक मैन, वो वहाँ पे रहता था। तो यहाँ पे जो रेक्टेंगुलर चॉपर्स का यूज़ किया जाता था, रेक्टेंगुलर चॉपर का यूज़ किया जाता था। यहाँ पे ये लोग हंटिंग और फिशिंग भी करते थे। देखो आदत से मजबूर है, ठीक है, हंटिंग और फिशिंग तो ये छोड़ ही नहीं सकता, शुरुआत से इसके ब्लड में आ चुकी है, तो ये नहीं छोड़ेगा इस चीज़ों को। ये हंटिंग और गैदरिंग भी करता रहेगा, अगर चाहे इसने फूड की प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी हो
फिर भी अपनी आदत को नहीं छोड़ेगा हंटिंग और फूड गैदरिंग की, ठीक है। और यहाँ पे इसे एग्रीकल्चर की नॉलेज आ चुकी थी, एग्रीकल्चर का इसे पता चल चुका था कि ठीक है, चीज़ों को ऐसे ग्रो किया जाता है और ऐसे ये चीज़ें जो हैं वो हम खा सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे इसे एग्रीकल्चर का पता था, ठीक है। यहाँ पे कोर्स ग्रे पोट्री थी, कोर्स ग्रे पोट्री थी, इसे पोट्री का भी पता था। इसने यहाँ पे डोमेस्टिकेटेड डॉग्स को, यहाँ पे जो डोमेस्टिकेट, जो हम पालतू के जो डॉग्स जो हम पालतू रखते हैं हमारे घर में, आज तो हम उन्हें, चलो डोमेस्टिकेटेड डॉग्स जो हैं वो उनको हम कहीं पे भी दफना देते हैं या कुछ भी कर देते हैं उनके लिए। तो यहाँ पे क्या किया जाता था, जो डोमेस्टिकेटेड डॉग्स थे उन्हें बरी किया जाता था उनके मास्टर के साथ ही। जब उनका मालिक मर जाता था तो उनके जो जो उनका डोमेस्टिक डॉग होता था उसे भी साथ में ही दफना दिया जाता था। डोमेस्टिकेटेड डॉग्स buried with मास्टर, तब डॉग को भी मास्टर के साथ ही दफना दिया जाता था। अब गुफ कराल में क्या हुआ, यहाँ पर भी इसे एग्रीकल्चर का पता चल चुका था कि ठीक है भाई, एग्रीकल्चर नाम की भी कोई चीज़ हो रही है दुनिया में, तो इसे भी पता लग गया। और यहाँ पे इसे और क्या पता चला कि ठीक है, हम एनिमल्स को डोमेस्टिकेट भी कर सकते हैं, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी इसे पता था, वो भी इसे पता था। यहाँ पे इसे पिट ड्वेलिंग स्टोन टूल्स का भी पता था, ठीक है भी। अगर पिट ड्वेलिंग के को यूज़ करके हमें कोल्ड के जो सिचुएशन है, देखो गुफ कराल एरिया श्रीनगर के पास है तो फिर वहाँ पे ठंडी तो ज़्यादा होगी ही, वैसे भी ये आइस एज के टाइम पर था, ठीक है, तब इसे ठंड भी लग रही थी तो इसे ठंडी से बचना था, तो फिर ठंडी से बचने के लिए इसने पिट ड्वेलिंग का सहारा लिया। वो चीज़ों को पिट ड्वेलिंग करने के लिए इसे स्टोन टूल्स की ज़रूरत थी, वो भी इसे पता थी। पिट ड्वेलिंग स्टोन टूल्स भी इसे पता थे, स्टोन टूल्स भी पता थे। ग्रेवयार्ड जो था वो घर में ही होता था, जो ग्रेवयार्ड था वो इन हाउस ही था, वो घर में ही था। मतलब अगर कोई भी मर जाता था तो फिर उसे आंगन में ही दफना दिया जाता था। तो ये था हमारे पास नियोलिथिक कल्चर ऑफ कश्मीर। ये मैंने आपको मैप दिया है नियोलिथिक जो है वो साइट्स का। ये देखो, ये रहा बुरजा होम, ये रहा मेहरगढ़, ये जो है वो आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ये नियोलिथिक साइट्स हैं, अच्छे से कीजिएगा। अगर जिसका ऑप्शनल है उसे तो ये बहुत अच्छे से देखना ही होगा, सब कुछ अच्छे से उसे करना होगा। तो ये मैप आप अच्छे से करके जाना, अच्छे से चीज़ों को मेमोराइज करना कि भी कौन सी नियोलिथिक साइट कौन सी है, पेलियोलिथिक साइट कौन सी है, मेसोलिथिक साइट कौन सी हैं। तो ये अच्छे से बार बार रिवाइज करोगे तो अच्छे से हो जाएगा, ज़्यादा पैनिक नहीं करना है चीज़ों को लेकर के। फिर है हमारे पास नियोलिथिक कल्चर ऑफ गंगास वैली एंड सेंट्रल इंडिया। नियोलिथिक कल्चर अब देखेंगे हम यहाँ पे ऑफ गंगास वैली एंड सेंट्रल इंडिया। ये जो है यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल आती है, हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल आएगी कोल्डिवा चिरांद जो कि बिहार में है, और महागढ़ा इसकी एग्जाम्पल आएगी। यहाँ पर हमें देखने को क्या मिला था, कॉर्ड मार्क्ड पोट्री जो थी वो यहाँ पर हमें देखने को मिली थी। अभी नियोलिथिक कल्चर ऑफ ईस्टर्न इंडिया में अभी हमारे पास नियोलिथिक कल्चर
साइट्स कौन कौन सी हैं? ये हमें देखने को मिलेंगी बिहार साइड में। दीज आर फाउंड इन बिहार एंड वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं। फिर और कौन सी आती है हमारे पास? ये थी ईस्टर्न, और अब आएगी हमारे पास साउथ के लिए। अब आएगी हमारे पास साउथ के लिए नियोलिथिक कल्चर ऑफ सदर्न इंडिया। इसके बारे में हम अब बात करेंगे। यहाँ पे हमें कौन सी देखने को मिलेगी? यहाँ पे आंध्र प्रदेश और कर्नाटका का जो एरिया है, और यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा नॉर्थ वेस्टर्न तमिलनाडु। नॉर्थ वेस्टर्न तमिलनाडु के जो साइट्स हैं वो भी यहाँ पर देखने को हमें मिलेंगी। तो यहाँ पर हमें और क्या देखने को मिलेगा? पहले तो एग्जाम्पल्स बता देती हूँ मैं आपको दोबारा से। यहाँ पे मेनली आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न तमिलनाडु के जो साइट्स हैं वो वहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलेंगे ऐश माउंट्स। यहाँ पे ऐश माउंट्स सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे स्टोन एक्सिस एंड ब्लेड्स का यूज़ होता था। स्टोन एक्सिस और ब्लेड्स का यूज़ होता था। लार्ज नंबर ऑफ कैटल, शीप्स एंड गॉड्स जो थे वो यहाँ पे हमें देखने को मिले हैं। इनकी डोमेस्टिकेशन होती थी। तो यहाँ पे हमें कौन कौन से देखने को मिलते हैं? हमें लार्ज नंबर ऑफ कैटल्स, शीप एंड गॉट्स, ये हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास हमारा साउथ इंडिया का एक जो था नियोलिथिक कल्चर। और नियोलिथिक सेटलर जो हैं, अब मैं आपको पिकली हल के एक पर्टिकुलर एरिया है पिकली हल, नियोलिथिक सेटलर्स ऑफ पिकली हल, इनके बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहूँगी। यहाँ पे ये लोग जो थे वो कैटल हर्डर्स थे, और जो है वो मतलब कि एक्यूमुलेट करके रखते थे। जो काउस का जो डंग होता था, काउ डंग जो है उसे एक्यूमुलेट करते थे, और फिर ये जो पूरे का पूरा काउ डंग को एक जगह पे एक्यूमुलेट करते थे, और फिर इसे मतलब कि बर्न कर देते थे। यहाँ पे क्या करते थे ये लोग? एक्यूमुलेट करते थे। देखो, एक्यूमुलेट कर रहे थे काउ डंग, क्योंकि कैटल हर्डर थे, तो फिर जो कैटल का जो काउ डंग होता है तो वो उसको मतलब कि एक्यूमुलेट करते थे एक जगह पे, और फिर उसे क्या करते थे? उसे बर्न कर देते थे। और इसे क्या करते थे? देन ये इसे बर्न कर देते थे, और पीछे ऐश माउंट्स जो थे वो बच जाते थे। वो पीछे क्या बच जाते थे? वो ऐश माउंट्स, बड़े बड़े ऐश माउंट्स जो थे वो बच जाते थे। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो ये साइट है ये एक नियोलिथिक सेटलर है। ठीक है, अब है हमारे पास नियोलिथिक कल्चर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। नियोलिथिक लास्ट है ये हमारा कल्चर, नियोलिथिक कल्चर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का। ये बहुत ही लेट अपीयर हुआ था, अपीयर्ड वेरी लेट, ये बहुत ही लेट अपीयर किया गया था। ठीक है, तो इसका जनरली जो टाइमलाइन है वो है 2500
टू 1500 BCE या और इससे भी लेट माना जाता है, या इससे भी लेट माना जाता है। तो ये थी हमारे पास नियोलिथिक कल्चर्स। ठीक है, तो अभी मैं आपको दोबारा से एक बार बता दूं कि बुरज़ाहोम को हमने डिस्कस किया, गुफ कराल को हमने डिस्कस किया, चिरांत के बारे में हमने देखा, कोल्डिवा के बारे में हमने देखा। तो ये थी हमारी इम्पॉर्टेंट नियोलिथिक साइट्स। अब हम डिस्कस करेंगे, हमारे पास जो है वो चाल्कोलिथिक एरा को हम अब डिस्कस करेंगे। ये जो थी पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, ये प्री हिस्टोरिक साइट्स थी जहाँ पर हमने स्टोन टूल्स का जो है वो टेक्नोलॉजी को देखा, स्टोन टूल कैसे डेवलप किया, और स्टोन टूल जो है वो हमने कैसे कैसे आगे आगे बढ़ता गया और उसके जो है वो चेंजेस होती गई। तो अब हम डिस्कस करेंगे चाल्कोलिथिक एज। चाल्कोलिथिक एज हम इसे डिस्कस करेंगे। इसे चाल्कोलिथिक एज भी कहते हैं, या इसे कॉपर स्टोन एज भी कहा जाता है। और इसकी टाइमलाइन है हमारे पास 3000 से लेकर के 500 BCE तक इसकी टाइमलाइन है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे इमर्जेंस हो चुका था चाल्कोलिथिक में। हम क्या देखेंगे, चाल्कोलिथिक एज में हम देखेंगे यहाँ पर इमर्जेंस हो चुका था हमारे पास मेटल का यहाँ पे हमारे पास हो चुका था इमर्जेंस, अलोंग विद किसके साथ, यहाँ पर हम इसका यूज़ करेंगे स्टोन टूल्स के साथ। देखो, पुरानी चीज़ें हम नहीं छोड़ रहे हैं, नई चीज़ों को अपनाते जा रहे हैं। जैसे कि हमने एग्रीकल्चर को अपनाया, लेकिन फिर भी हमने फूड गैदरिंग, हंटिंग, फिशिंग ये चीज़ें नहीं छोड़ी। तो यहाँ पर भी हम स्टोन टूल्स को नहीं छोड़ेंगे, स्टोन के साथ ही हम मेटल को यूज़ करके एक नया टूल बनाएंगे। तो सबसे पहला मेटल जो हमने यूज़ किया वो कौन सा था? जो सबसे पहला मेटल, फर्स्ट मेटल जो हमने यूज़ किया वो कौन सा था? वो था कॉपर। कॉपर हमने सबसे पहले यूज़ किया। और ओकेजनली हम और कौन से मेटल को यूज़ कर रहे थे? ओकेजनली यूज़ कर रहे थे। ओकेजनली हम किसे यूज़ कर रहे थे? ब्रॉन्ज को भी हम ओकेजनली यूज़ कर रहे थे। तो ये जो थी, ये हमारा क्या था, ये जो चाल्कोलिथिक एज में हमने जो है चीज़ें डिस्कस करनी है। ठीक है, और अब हम इसके थोड़े से मेन कैरेक्टर्स जो हैं वो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे मेन कैरेक्टर्स के बारे में। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है चाल्कोलिथिक एरा की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं? यहाँ पर हमने सबसे पहले नोट करेंगे कि यहाँ पर एग्रीकल्चर और कैटल जो रेयरिंग था वो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर पहले से ही था। ठीक है, क्योंकि हम पहले से शुरू करते आ रहे थे, तो फिर ये सब चीज़ें हम कैसे पीछे छोड़ सकते हैं? तो ये सब चीज़ें भी साथ में चल रही थी। यहाँ पर एग्रीकल्चर भी था और यहाँ पर कैटल रेयरिंग भी थी। यहाँ पर हम हंटिंग और फिशिंग भी प्रैक्टिस कर रहे थे। मतलब जो चीज़ें पुरानी थी वो चीज़ें नहीं छोड़नी है, हंटिंग और फिशिंग भी साथ में चलेगा। ठीक है, जो लोग थे चाल्कोलिथिक फेज के, ये कौन सी क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर रहे थे? यहाँ पे हमने प्रोडक्शन किया। जो प्रोडक्शन किया वो किस चीज़ का किया था?
प्रोडक्शन जो था वो यहाँ पर था हमारा वीट का एंड राइस का। ये हमने दो चीज़ों का यूज़ किया एज स्टेपल फूड, एज स्टेपल फूड। ये तो हमारा स्टेपल फूड था ही, हम वीट और राइस को एज हमारा स्टेपल फूड यूज़ कर रहे थे। मतलब वीट और राइस तो हम शुरुआत से ही खाते आ रहे हैं, तो ये हमारा स्टेपल फूड है और पहले से ही था, ठीक है। और यहाँ पर हमने कौन सी जो क्रॉप्स थी उनका यहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट किया। हमने यहाँ पे बाजरा जो है इसका भी हमने प्रोडक्शन यहाँ पे स्टार्ट किया। और बहुत सारे जो दालें थी, पल्सेस जो थी, उनको भी हमने ग्रो करना स्टार्ट किया। पल्सेस जैसे कि लेंटिल, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, ग्रास पी, इन सब का भी हमने यहाँ पे ग्रो करना स्टार्ट किया। और ईस्टर्न रीजन में, हमारे इंडिया के जो ईस्टर्न रीजन है, देखो ये हमारा मैप है, तो ये हमारा ईस्टर्न रीजन आ गया, ये वेस्टर्न आ गया और ये हमारा ईस्टर्न रीजन आ गया। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, तो ये ईस्टर्न रीजन में अगर हम देखें, ईस्टर्न रीजन में ईस्ट में ज़्यादातर क्या होता है, फिश होती है, फिश एंड राइस, इन सब का भी यहाँ पे हमने ग्रो किया था। और यहाँ पे कल्टीवेशन जो थी वो कौन से टाइप की हम वो कर रहे थे, यहाँ पे हम कल्टीवेशन कर रहे थे। यहाँ पे कल्टीवेशन की टाइप आएगी हमारे पास, कल्टीवेशन की टाइप आएगी हमारे पास स्लैश बर्न, या जिसे हम कहते हैं झूम कल्टीवेशन। झूम कल्टीवेशन आपने कई बार करंट अफेयर में सुना होगा, पढ़ा होगा इसके बारे में। झूम कल्टीवेशन प्रैक्टिस किया जा रहा है। ये सब चीज़ें पुराने जो है हमारा चालकोलिथिक एरा से ही चलता आ रहा है। तो झूम कल्टीवेशन जो है वो हम यहाँ पर देखने को मिला था। ये लोग ये इसे प्रैक्टिस कर रहे थे, इस टाइप के कल्टीवेशन को। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी यहाँ पे कि प्लो यहाँ पे था ही नहीं। प्लो जो था वो हमें यहाँ पर इसका कोई भी एविडेंस नहीं मिला। प्लो का कोई भी एविडेंस यहाँ पर नहीं मिला था। जो मेजर पार्ट था जो कल्टीवेशन का, ये जो कल्चर था पूरा चालकोलिथिक कल्चर जो था, ये कहाँ पर फ्लोरिश कर रहा था, ये वहाँ पे फ्लोरिश कर रहा था जहाँ पे ब्लैक सॉइल है, जहाँ पे ब्लैक सॉइल का प्रेजेंट है। ये जो पूरे का पूरा कल्चर है ये फ्लरिश किया था, फ्लरिश्ड इन जोन ऑफ ब्लैक सॉइल, इन जोन ऑफ ब्लैक सॉइल। आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा, जहाँ पे ब्लैक सॉइल होती है वहाँ पे कॉटन की कल्टीवेशन जो है वो बहुत अच्छे से जो है कॉटन ग्रो करती है। कॉटन को ग्रो करने के लिए सबसे बेस्ट सॉइल जो है वो ब्लैक सॉइल होती है। तो ब्लैक सॉइल में सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन किसका होगा, कॉटन का। तो यहाँ पर ये जो कल्चर था चालकोलिथिक एरा, ये वहीं पे ग्रो किया जहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्लैक सॉइल थी। तो इसके बाद हम आगे देखेंगे कि यहाँ पर इसने डोमेस्टिकेशन किस चीज़ की स्टार्ट की थी। देखो डोमेस्टिकेशन तो हम कर ही रहे थे, डोमेस्टिकेशन जो था वो हमें पता था, तो फिर हम वो चीज़ें, हम पिछली चीज़ें हम छोड़ेंगे नहीं, नई चीज़ें अपनाते जाएंगे, ठीक है। मतलब डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, यहाँ पे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी था। कौन कौन से एनिमल्स जो थे वो हम डोमेस्टिकेट कर रहे थे,
हम लोग डोमेस्टिकेट यहाँ पे कर रहे थे काउस, शीप, गोट, पिग्स एंड बफेलोस। बफेलोस भी हम यहाँ पे डोमेस्टिकेट कर रहे थे। इन्हें तो हम डोमेस्टिकेट कर रहे थे। और हंट किसे कर रहे थे, क्योंकि हंटिंग भी हमने छोड़ी नहीं थी। हंटिंग कर रहे थे हम यहाँ पे डियर की। डियर की हम लोग यहाँ पे हंटिंग कर रहे थे। तो हमने यहाँ पे जो हमारा खाना था उसे हमने कुक करके खाना स्टार्ट कर दिया था। ये लोग बीफ भी खाते थे और ये इसे कुक करके खाते थे। ठीक है, डोमेस्टिकेटेड जो एनिमल्स थे, जो हम लोग इनका डोमेस्टिकेशन कर रहे थे, ये हम किसके लिए कर रहे थे, किसके लिए हम ये चीज़ें जो हैं वो डोमेस्टिकेट कर रहे थे। डोमेस्टिकेशन हो रहा था स्लॉटरिंग के लिए। स्लॉटरिंग के लिए हम लोग डोमेस्टिकेशन कर रहे थे। हम खाने के लिए जो है वो स्लॉटर कर रहे थे इन सब एनिमल्स को। ठीक है, ना कि हम इसे हमारे जो है मिल्क डेयरी प्रोडक्ट के लिए कर रहे थे। हमें पता ही नहीं था कि इनसे मिल्क या कुछ भी ये चीज़ें डेयरी के प्रोडक्ट्स जो हैं वो मिल सकते हैं। तब क्योंकि इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी तो नहीं मालूम था कि मिल्क के लिए भी हम इसे डोमेस्टिकेट कर सकते हैं। तो ये मिल्क के लिए तो नहीं कर रहा था, ये इन एनिमल्स को स्लॉटर करने के लिए इन्हें डोमेस्टिकेट करता था। इन्हें मिल्क के डेयरी प्रोडक्शन के लिए नहीं बल्कि स्लॉटरिंग के लिए इन्हें डोमेस्टिकेट करता था। ये जो प्रैक्टिस है ये आज भी किया जाता है। ये जो प्रैक्टिस है ये आज इन प्रेजेंट भी ये जो है वो किया जाता है। ये गोंड पीपल है, जो गोंड ट्राइब है, जो वहाँ के लोग इसे आज भी प्रैक्टिस करते हैं। उसे स्लॉटरिंग के लिए वो लोग एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते हैं, ना कि मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए। और यहाँ पर हम देखेंगे पोट्री के बारे में। यहाँ पर हम देखेंगे पोट्री के बारे में। पोट्री डिफरेंट टाइप्स की थी जो थी। यहाँ पर हमारे पास पोट्री जो थी वो डिफरेंट टाइप्स की थी। डिफरेंट टाइप्स की यहाँ पर हमें पोट्री देखने को मिली। जैसे सबसे पहले है हमारे पास ब्लैक एंड रेड पोट्री। ब्लैक एंड रेड पोट्री हमें यहाँ पर देखने को मिली थी। और यहाँ पर दूसरी कौन सी थी, ऑक्रे। ऑक्रे कलर्ड पोट्री जो थी वो हमें यहाँ पर देखने को मिली थी। मतलब यहाँ पर ये लोग पॉटर्स व्हील का यूज़ करके पोट्री को, मतलब पॉट डिफरेंट टाइप्स की जो पॉट्स थे उनको बना रहे थे, वो भी पॉटर व्हील को यूज़ करके। और दो तरह की यहाँ पे पॉटरी देखने को मिली, ब्लैक एंड रेड पोट्री, ऑक्रे कलर्ड पोट्री। चारकोलिथिक एरा में दो तरह की थी, वो थी ब्लैक एंड रेड पोट्री, ऑक्रे कलर्ड पोट्री। और इसके बाद हमारे पास आता है सेटलमेंट। सेटलमेंट कैसा था? सेटलमेंट चारकोलिथिक एरा में हमारे पास सेटलमेंट कैसा था? रूरल सेटलमेंट था। रूरल सेटलमेंट था। यहाँ पर रूरल सेटलमेंट था। और लोग जो थे वो मड ब्रिक्स के जो हाउसेस बने हुए होते थे वहाँ पे रहते थे। जो ये कहाँ पे रहते थे? लिव इन थैच्ड। यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखनी है कि ये थैच्ड हाउसेस जो थे, जो थैच्ड हाउसेस मेड ऑफ मड ब्रिक्स के बने हुए थैच्ड हाउसेस जो थे वहाँ पे रहते थे। यहाँ पर जो हमारे पास इनइक्वालिटीज़ को भी यहाँ पर हमने देखने को मिला था। यहाँ पर जो था वो हमारे पास इनइक्वालिटी,
मतलब भेदभाव जो है वो यहाँ पर देखने को मिला था। यहाँ पर सोशल इनइक्वालिटीज़ यहाँ पर भी देखने को मिली थी। सोशल इनइक्वालिटीज़ हमें जो है वो कैसे देखने को मिली थी, जो चीफ्स थे यहाँ पे, जो यहाँ पर जो चीफ थे, चीफ जो था वो कहाँ पे रहता था, वो रहता था रेक्टेंगुलर जो है मड वॉल का था जो हाउस है वो वहाँ पर रहता था। रेक्टेंगुलर हाउस है ये वहाँ पर रहता था, ये वहाँ पर रहता था। और जो बाकी के जो लोग थे, अदर पीपल, जो अदर्स थे वो कहाँ पे रहते थे, वो रहते थे राउंड हट में रहते थे। वो कहाँ पे रहते थे, राउंड हट्स में रहते थे। वो यहाँ पे राउंड हट्स में रहते थे। जो सेटलमेंट था वो मैंने आपको बताया रूरल था, मतलब यहाँ पे विलेजेस वगैरह थे। जो विलेजेस थे वो स्मॉल थे, जो यहाँ पे विलेजेस थे वो कैसे थे, वो स्मॉल थे, वो स्मॉल थे। और जो लोग रेक्टेंगुलर और सर्कुलर हाउसेस में रहते थे, इनकी जो रूफ थी वो थैच्ड होती थी, या तो इनके जो घर होते थे उनमें एक ही कमरा होता था, या कई घरों में एक या दो से ज़्यादा भी कमरे देखने को मिले थे। मतलब विलेजेस स्मॉल थे। जो हाउसेस थे मैंने आपको बताया हाउसेस कैसे थे। यहाँ पे हाउसेस या तो सर्कुलर थे जहाँ पे कॉमन पीपल रहते थे, या तो रेक्टेंगुलर थे, रेक्टेंगुलर में चीफ रहते थे। तो यहाँ पर सोशल इनइक्वालिटी भी देखने को मिली थी। तो यहाँ पर जो हाउसेस थे सर्कुलर थे, रेक्टेंगुलर थे, और साथ में क्या था, थैच्ड रूफ था, इनका थैच्ड रूफ था। और यहाँ पे जो था वो या तो वन रूम था, एक घर में एक कमरा था, वन रूम था, या तो क्या था, दो या दो से ज़्यादा, दो या तीन कमरे भी हो सकते थे एक घर में। ये डिपेंड करता था कि भी रूम कैसा है। और यहाँ पर जो थे वो एक रिलीजियलिस्टिक बिलीफ भी था। यहाँ पे लोगों के अंदर एक भावना भी जुड़ी हुई थी हमारे धर्म के प्रति। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भावनात्मक लोग भी थे। जैसे यहाँ पर हमें देखने को मिला था स्मॉल क्ले इमेज ऑफ अर्थ गॉडेस। अर्थ गॉडेस की जो थी वो एक स्मॉल क्ले इमेज भी यहाँ पर हमें देखने को मिली। मतलब लोगों के अंदर रिलीजियलिस्टिक भावनाएं भी मौजूद थी चालकोलिथिक एरा के अंदर। और चालकोलिथिक एरा के जो लोग थे वो आभूषण भी पहनते थे, उनको आभूषणों से भी प्यार था, लगाव था उनको ऑर्नामेंट से। मतलब चालकोलिथिक पीपल जो थे उनको ऑर्नामेंट्स भी अच्छे लगते थे। दे वर वेरी फॉन्ड ऑफ ऑर्नामेंट्स एंड डेकोरेशन। इनको ऑर्नामेंट्स और डेकोरेशन में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो विमेंस थी, यहाँ पे जो विमेंस थी हमारे पास, वो विमेंस जो थी वो ऑर्नामेंट्स वेयर करती थी। वो ऑर्नामेंट्स ऑफ शेल एंड बोन, जो बोन के बने हुए आभूषण होते थे वो ये पहनती थी। और साथ में यहाँ पे मैन्युफैक्चर किया जाता था, मैन्युफैक्चरिंग होती थी, मैन्युफैक्चर बीड्स ऑफ सेमी प्रीशियस स्टोन्स। जो सेमी प्रीशियस स्टोन्स से इनकी मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ पे की जाती थी। ये सेमी प्रीशियस स्टोन्स कौन कौन से थे हमारे पास, यहाँ पे एग्जाम्पल है कार्नीलियन की, एक तो कार्नीलियन था, एक था स्टीएटाइट एंड एक था हमारे पास क्वार्ट्ज क्रिस्टल। ये जो थे ये हमारे पास सेमी प्रीशियस
स्टोन्स जो होते थे। और यहाँ पे और क्या होता था, जो चाल्कोलिथिक लोग थे, चाल्कोलिथिक पीपल जो थे, दे न्यू अबाउट कॉपर स्मिथ। यहाँ पे देखो कॉपर का जो था वो सामान हम लोग यूज़ कर रहे थे, तो फिर यहाँ पे कॉपर स्मिथ भी होंगे। जैसे आज के टाइम पर भी हमारे जो है वो कॉपर स्मिथ भी प्रेजेंट हैं, गोल्ड स्मिथ्स भी होते हैं, तो फिर आज के टाइम में हमारे पास सभी ये चीज़ें प्रेजेंट हैं। तो तब भी यहाँ पर चाल्कोलिथिक एरा में भी जो है कॉपर स्मिथ जो थे वो वहाँ पे प्रेजेंट थे। और ये जो कॉपर स्मिथ थे ये बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे कॉपर स्मेल्टिंग में, ये इन्हें कॉपर स्मेल्टिंग भी बहुत अच्छे से पता थी। तो ये अपने काम में बहुत ज़्यादा सक्षम थे करने में, कॉपर स्मेल्टिंग का काम ये बहुत अच्छे से करते थे। और साथ में इन्हें पता था हाउ टू स्पिन, दे न्यू अबाउट स्पिनिंग एंड वीविंग। इन्हें स्पिनिंग और वीविंग जो है इन्हें दोनों के बारे में पता था। और यहाँ पे और क्या देखने को मिला था हमें, हमें यहाँ पे इन्फेंट मॉर्टेलिटी भी यहाँ पे हाई थी। ये हमें यहाँ पे देखने को मिली क्योंकि बहुत सारे जो बरियल्स जो हमने डिस्कवर किए हैं वहाँ पे हमें देखने को मिला कि भी चिल्ड्रंस के जो बरियल्स थे वो ज़्यादा थे। वेस्टर्न महाराष्ट्र में, यहाँ पे वेस्टर्न महाराष्ट्र में हमें एविडेंसेस मिले हैं, वेस्टर्न महाराष्ट्र में एविडेंसेस मिले थे कि यहाँ पे जो है वो बरियल्स मिले थे, जिनमें बरियल्स मिले थे ऑफ लार्ज नंबर, जिनमें सबसे ज़्यादा कौन थे, चिल्ड्रन थे, जिनमें सबसे ज़्यादा चिल्ड्रन थे। तो ये था हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाल्कोलिथिक एरा। अभी चाल्कोलिथिक एरा की जो साइट्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। चाल्कोलिथिक एरा की जो साइट्स थी वो कहाँ कहाँ पर हमें मिली थी। चाल्कोलिथिक सेटलमेंट्स कहाँ कहाँ पे देखने को मिली थी। साउथ ईस्टर्न राजस्थान में, साउथ ईस्टर्न राजस्थान में देखने को मिली थी। और कहाँ पे देखने को मिली थी, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, वेस्टर्न महाराष्ट्र और बहुत सारे जो साउथ और ईस्ट इंडिया के पार्ट्स थे वहाँ पे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये यहाँ पे मैं नोट बना करके यहाँ पे आपके लिए लिख रही हूँ, जो हमारे पास महाराष्ट्र था, जहाँ महाराष्ट्र में जो बरियल्स को जब बरी किया जाता था, जो मृतक शरीर जो होते हैं, मृतक देह जो होती है, हमारी डेड बॉडीज जो होती हैं, डेड जो थे वो बरिड किए जाते थे, वर बरिड इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये बरी किए जाते थे। और वहीं हमारे पास है साउथ इंडिया, वहीं हमारे पास है यहाँ पे साउथ इंडिया में जो डेड बरिड किए जाते थे, यहाँ पे जो डेड बॉडीज़ को बरिड किया जाता था तो वो कौन सी डायरेक्शन में किया जाता था, वो किया जाता था ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में किया जाता था। ये चीज़ें ध्यान में रखना, क्योंकि कई बार जो है वो स्टेटमेंट को उल्टा कर देता है कि साउथ में नॉर्थ साउथ लिख देता है और महाराष्ट्र में अगर उसने ईस्ट और वेस्ट लिख दिया तो फिर ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगी। ठीक है, ये जो है ये हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, इसे ध्यान में रखना। और यहाँ पे ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में इन्हें बरी किया जाता था। अब हम मेजर चाल्कोलिथिक जो कल्चर्स हैं उनके बारे में देखेंगे।
मेजर चाल्कोलिथिक कल्चर्स कौन कौन से थे। मेजर चाल्कोलिथिक कल्चर हमारे पास कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो है हमारे पास बानस कल्चर है, बानस कल्चर है। ये है हमारे पास साउथ ईस्ट राजस्थान में, साउथ ईस्ट राजस्थान में है। दूसरा है हमारे पास कैथा कल्चर, ये है हमारा 2100 BCE से लेकर के 2000 BCE तक। जो बानस कल्चर है इसकी टाइमलाइन है 2600 BCE से लेकर के 1900 BCE तक। और यहाँ पे है हमारे पास थर्ड है हमारे पास मालवा कल्चर, मालवा कल्चर। और इसकी टाइमलाइन है हमारे पास 1700 BCE से लेकर के 1400 BCE तक। और यहाँ पे फोर्थ है हमारा, ये लास्ट कल्चर है, यहाँ पे है जॉर्वे कल्चर, जॉर्वे कल्चर। और इसकी टाइमलाइन है 1400 BCE से लेकर के 700 BCE तक। ये तो थे हमारे मेजर चाल्कोलिथिक जो साइट्स थी हमारी, वो थी। अगर मैं इम्पॉर्टेंट साइट्स आपको बताऊं तो यहाँ पे है हमारे पास जिलंड में है, जिस बानस वैली राजस्थान में। नेवासा है, नेवासा में जॉर्वे कल्चर था, ठीक है। नवदातोली है, नवदातोली भी एक चाल्कोलिथिक साइट है। दायमाबाद सबसे इम्पोर्टेंट है। सोनगांव, इनामगांव, नासिक, ये सब महाराष्ट्र में है। ये हमारे इम्पोर्टेंट चाल्कोलिथिक साइट में से है। और इसी तरह और भी बहुत सारी हमारी जो साइट्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। एक तो है हमारे पास इम्पोर्टेंट साइट्स हैं, एग्जाम्पल नेवासा, नेवासा, नवदातोली, नवदातोली, और है हमारे पास दायमाबाद, दायमाबाद, इनामगांव। इनामगांव तो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप एक बार इसे चेक ज़रूर कीजिएगा। 2024 में बहुत सारी जो साइट्स थी वो डाली हुई थी, एक बार आप उन्हें देखिएगा, वो PYQ है। उसमें से आपको बहुत सारी साइट्स जो हैं उनके बारे में पता लगेगा, क्योंकि उसमें पेलियोलिथिक और हमारे चाल्कोलिथिक एरा की भी साइट्स उसमें मेंशन की हैं। एक बार आप PYQs 2024 का भी देखिए, और बाकी के जो अभी तक हमने ये चैप्टर में देखे हैं उसके भी आप एक बार PYQs ज़रूर सर्च कीजिएगा। 2011 से लेके टिल नाउ जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं UPSC ने प्री के लिए लिए हैं, उनके PYQs एक बार साथ में ज़रूर देखना। और जिनका ऑप्शनल हिस्ट्री है वो बिल्कुल भी ये साइट्स को इग्नोर मत करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं मेंस के पर्सपेक्टिव से। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।